मूवी की शुरुआत 1944 में उत्तरी प्रशांत महासागर के एक आइलैंड से होती है, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई करने के दौरान प्लेन की क्रैश होने की वजह से दो फाइटर पायलट आकर गिरते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसीलिए उतरते ही एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद इसमें से एक फाइटर वहां से भागने लगता है। उसको मारने के लिए दूसरा फाइटर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जंगल में भागते हुए दोनों एक माउंटेन टॉप पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों जब वहाँ पर लड़ रहे होते हैं तभी उन दोनों को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर दिखाई देता है, जो कॉन्ग था। इतने बड़े जायंट क्रीचर को देखकर वे दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूवी का सीन 1973 में शिफ्ट होता है और हमें मोनार्क का ऑफिस दिखाया जाता है। इसके बाहर बहुत सारे लोग मोनार्क को बंद कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को पृथ्वी पर पाए जाने वाले जायंट क्रीचर के बारे में पता लगाकर और उनको खत्म करके लोगों को सेफ रखने के लिए एस्टेब्लिश्ड किया गया था, लेकिन अब वे लोग मोनार्क को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हम मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के हेड विल रैंडा को देखते हैं, जो अपने अगले मिशन के परमिशन के लिए यूएस गवर्नमेंट के एक ऑफिसर से मिलता है। वो ऑफिसर से बताता है कि हमें सैटेलाइट की मदद से साउथ पैसिफिक में एक ऐसे गुमनाम आइलैंड के बारे में पता चला है जहाँ से गुजरने वाले सभी प्लेन्स और शिप गायब हो जाते हैं। इसका नाम स्कल आइलैंड है और शायद हमें वहाँ पर कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया हो। पहले तो ऑफिसर को बिल की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसको परमिशन नहीं देता, लेकिन जब बिल का साथी ब्रूक्स ऑफिसर को बताता है कि कल रशियन सैटेलाइट भी वहाँ से गुजरेगा, इसके बाद उनके पास भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन अगर आप हमें उस आइलैंड पर रिसर्च करने का परमिशन देंगे तो वहाँ पर जाकर रिसर्च करने वाले सबसे पहले हम होंगे, क्योंकि अभी तक इस आइलैंड की जानकारी किसी को भी नहीं है और वहाँ पर हमें कैंसर की दवाई, नई प्रकार के ईंधन और न जाने क्या क्या मिल सकता है। इसके बाद ऑफिसर बिल को वहाँ पर रिसर्च करने के लिए परमिशन दे देता है। बिल को वहाँ पर आर्मी की कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वहाँ उस अनजान जगह पर कोई भी खतरा हो सकता था। इसीलिए वो ऑफिसर को अपने साथ आर्मी की एक टुकड़ी ले जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद हमें वियतनाम के एक एयरबेस को दिखाया जाता है, जहाँ के सभी सोल्जर्स छुट्टियां मिलने के बाद अपने अपने घर के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी कर्नल पैकर्ड को जनरल का कॉल आता है और उनको बिल के नए रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। इसके बाद कर्नल पैकर्ड भी अपने सोल्जर के साथ उस ऑपरेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बिल को अपने इस ऑपरेशन पर कुछ खास एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ने वाली थी। उसे इस गुमनाम आइलैंड पर जाने के लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस्ड खोजी की जरूरत थी, इसीलिए वो सबसे पहले जेम्स से मिलता है, जो अपने खोजी काम में माहिर होता है। जेम्स ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कैप्टन भी रह चुका होता है, लेकिन अब वो अपने काम को छोड़ चुका है। विल उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर देता है, लेकिन जेम्स विल से 5 गुना ज्यादा दाम लेता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। विल को वहाँ पर एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर की भी जरूरत पड़ने वाली थी, जिसके लिए वो मेसन को चुनता है। मेसन भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर उस आइलैंड पर है क्या। इसके बाद आर्मी और बाकी सभी लोग ऑपरेशन पर जाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को बताया जाता है कि हम लोग एक गुमनाम आइलैंड पर जा रहे हैं और हमारा मिशन है उस आइलैंड की सतह के नीचे क्या है ये पता लगाना। इनको आगे बताया जाता है कि हम वहाँ पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिराएंगे, जिससे वहाँ पर होने वाली वाइब्रेंस से आइलैंड की सतह को मापने में मदद मिलेगी। इसके बाद आगे मेजर जैक बताते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद शिप से हमारा कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और वहाँ पर हम अकेले हो जाएंगे। इसके 3 दिन बाद आइलैंड के नॉर्थ की ओर हम लोगों के लिए हेल्प के लिए रिफ्यूल टीम भेजी जाएगी और वहाँ से बच निकलने के लिए हमारे पास केवल वही एक मौका होगा। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये बात उनको क्यों कही गई है। जेम्स और मेसन को उस आइलैंड पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी बारूद बम गिराने को लेकर बिल पर डाउट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मिशन पर जाने के लिए एक बड़े से शिप पर सवार होकर निकल जाते हैं और सभी लोग अपने सफर का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके शिप के सामने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान आ जाता है, जिसके बाद इस मिशन का चीफ सुपरवाइजर मिशन पर जाने से मना करता है। लेकिन बिल अपने इस मौके को खोना नहीं चाहता था और किसी भी तरह वो उस आइलैंड पर जाना चाहता था। वो कर्नल पैकर्ड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमी किसी भी तूफान से नहीं डरते हैं, इसीलिए अब मैं इस मिशन की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद कर्नल पैकर्ड अपने सोल्जर और बाकी सभी लोगों से हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहते हैं। अब मिशन पर जाने वाले सभी लोग अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर तैयार हो जाते हैं और शिप से टेक ऑफ करने के बाद सभी लोग अब तूफान के सामने आ जाते हैं। सभी पायलट्स अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस तूफान में अपने अपने हेलीकॉप्टर को लेकर घुस जाते हैं। उस तूफान में इन सभी पायलट्स को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जोर जोर से आंधियां चल रही थी और बिजली भी चमक रही थी, लेकिन कैसे भी करके सभी पायलट्स पूरी सेफ्टी के साथ सभी लोगों को तूफान से बचाकर बाहर ले जाते हैं। इसके बाद
बाद इन सभी के सामने आइलैंड का सबसे खूबसूरत नजारा आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। इसके बाद रिसर्च टीम जंगल के बीच में एक जगह उतर जाती है और वहाँ पर वो अपने पूरे सिस्टम को सेटअप कर देती है। सिस्टम को सेटअप कर देने के बाद पैकर्ड अपने लोगों से वहाँ पर चारों ओर बम गिराने के लिए बोलता है, जिससे वहाँ की सतह के नीचे के बारे में जानकारी मिल सके। सोल्जर वहाँ पर चारों ओर बम गिराना शुरू करते हैं, जिससे वहाँ पर होने वाली हलचल से जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। जब ब्रुक्स रीडिंग को चेक करता है तो पाता है कि इस आइलैंड के नीचे की सतह की जमीन पूरी तरह से खोखली है। ये जानकर बिल बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ जंगलों में हो रहे बड़े बड़े धमाकों से परेशान होकर कॉन्ग इनकी हेलीकॉप्टर्स पर अटैक कर देता है और उन सभी हेलीकॉप्टर्स को एक एक करके तोड़कर फेंकने लगता है। इसमें बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। जब ये लोग कॉन्ग को देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनको समझ में नहीं आता कि ये एक बंदर है या कोई गोरिल्ला, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले अभी तक इतने बड़े किसी भी जानवर को नहीं देखा था। इसके बाद कर्नल अपने लोगों से कॉन्ग को घेर कर उस पर चारों ओर से फायरिंग करवाना शुरू कर देते हैं। इससे कॉन्ग और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से हेलीकॉप्टर को तोड़ने लगता है और देखते ही देखते एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर मारे भी जाते हैं। कर्नल यह नजारा देखकर अब कॉन्ग को जान से मारने का डिसाइड करता है। कॉन्ग भी एक तेज धार के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी सभी लोग जो जिंदा बचे होते हैं वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नॉर्थ की ओर जाने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहीं पर रिफ्यूलिंग टीम आने वाली थी। इसके बाद कर्नल बिल के पास जाता है और बिल के ऊपर गन तान देता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पूरी सच्चाई बताने के लिए बोलता है। इसके बाद बिल बताता है कि आज से 30 साल पहले 1000 लोगों से भरी USS लॉटन शिप गायब हुई थी। उसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। उस शिप पर मैं भी था और मैंने अपनी आंखों से एक मॉन्स्टर को देखा था जिसने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन केवल मैं ही वहाँ से जिंदा बचकर आया था। उस समय मेरे पास सबूत नहीं थे तो किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था और अगर हमने इनको नहीं रोका तो ये पूरी मानव जाति को खत्म कर देंगे। इसके बाद बिल अपनी एजेंसी मोनार्क के बारे में बताता है, जिसका काम ऐसे ही मॉन्स्टर को खोजकर खत्म करना है। ये जानने के बाद कर्नल बिल को कुछ नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेम्स अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा बुल आ जाता है। सभी लोग उसके ऊपर अपनी गन तान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बुल उनको मार देगा, लेकिन जेम्स सभी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो बुल थोड़ा सा भी अग्रेसिव नहीं लग रहा था। इसके बाद वो बुल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल अपने साथी मेजर जैक को ढूंढते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी इनके ऊपर अटैक कर देती है। वो एक सोल्जर को पकड़कर ऊपर की ओर खींचने लगती है, जिसके बाद बाकी सभी सोल्जर उस मकड़ी के पैरों को काटने लगते हैं और कर्नल उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है और उस बड़ी सी मकड़ी को मारने के बाद आखिरकार कर्नल और बाकी सभी सोल्जर अपने उस साथी को बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेम्स और बाकी सभी लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक कबीले के लोग इन सभी को घेर लेते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हैंक नाम का एक आदमी आता है जो यहाँ पर इन कबीले वालों के साथ पिछले 28 साल 11 महीने से रह रहा होता है और ये उन्हीं 2 फाइटर पायलट्स में से एक है जिनको हमने मूवी की शुरुआत में एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था। वो इन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि आज इतने समय बाद उसने अपने ही जैसे इंसानों को देखा था। वो इन लोगों को अपने साथ लेकर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जैक पानी भरने के लिए नदी में जाता है तो वहाँ पर जख्मी हुआ कॉन्ग भी पानी पीने आ जाता है, जिसे देखकर वो एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। जब कॉन्ग पानी पी रहा होता है तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग उस बड़े से ऑक्टोपस को अपने पैरों से कुचलकर मार देता है और अपना खाना बना लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैक अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हैंक जेम्स और बाकी सभी लोगों को कबीले में ले आता है, जहाँ पर वो इन लोगों से कॉन्ग के बारे में बताता है। वो इनको बताता है कि कॉन्ग इस आइलैंड का राजा है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तुम लोगों ने यहाँ पर धमाका करके इस आइलैंड के नीचे के स्कल क्रॉलर्स यानी छिपकलियों के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को जगा दिया है और कॉन्ग उन्हीं को मारता है और इसी वजह से गुस्सा होकर उसने तुम्हारे साथियों के ऊपर भी अटैक किया। आज अगर यहाँ पर कॉन्ग नहीं होता तो इस समय कोई भी जिंदा नहीं होता क्योंकि वो छिपकलियां सबको मार चुकी होती। जेम्स हैंक को बताता है कि 3 दिन बाद नॉर्थ की
की ओर रिफ्यूलिंग टीम आने वाली है और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। हैंक कहता है कि तुम लोग पैदल वहाँ पर 30 दिन में भी नहीं पहुँच सकोगे। इसके बाद हैंक इन लोगों को अपनी बोट के पास ले जाता है जिसको उसने खुद ही बनाया था, लेकिन अभी भी उसमें कुछ काम बाकी था। ये सभी लोग मिलकर काम को पूरा करने में लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन को एक बुल दिखाई देता है जो एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था। वो उसके पास जाकर हेलीकॉप्टर को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर कॉन्ग आकर उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर को वहाँ से उठाकर फेंक देता है। अपने सामने इतने बड़े जानवर को खड़ा हुआ देखकर मेसन थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन कॉन्ग उसको बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब कर्नल अपने लोगों के साथ जैक को खोजने के लिए निकला होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार और बम होते हैं और कर्नल उन हथियारों से कॉन्ग को मारना चाहता है। हम देखते हैं कि जैक एक टूटे हुए पेड़ पर बैठा होता है, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर होता है। ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए जैक उस पर फायरिंग करने लगता है। तभी अचानक ही वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली होती है जो तुरंत ही जैक को मारकर खा जाती है। हैंक की बोट को ठीक करने के बाद जेम्स और सभी लोग मिलकर बोट को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इनको अलविदा करने के लिए कबीले के लोग आ जाते हैं। हैंक भी उन लोगों को अलविदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद एक सोल्जर इन लोगों से कांटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद कर्नल एक फ्लेयर फायर करके अपनी लोकेशन को बताता है। इसे देखकर जेम्स को कर्नल की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े चमगादड़ आकर जेम्स के एक साथी को लेकर चले जाते हैं और उसको मार देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन लोगों के पास कर्नल और बिल भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कर्नल हैंक से मिलते हैं और जब उनको पता चलता है कि वो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय से है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन कर्नल अभी वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका एक आदमी जैक अभी भी जंगल में वेस्ट की ओर खोया हुआ था और वो उसको ढूंढना चाहता था। लेकिन हैंक उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे पता है कि उस ओर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर रहते हैं और उधर जाना बहुत ही डेंजरस होगा। लेकिन कर्नल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जेम्स को भी जैक को ढूंढने के लिए मना लेता है। जिसके बाद सभी लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं। यहाँ पर हैंक इन सबको बताता है कि ये कंकाल कॉन्ग के पेरेंट्स के हैं, जिनको एक बहुत बड़ी छिपकली मॉन्स्टर ने मारा था जो जमीन के नीचे रहता है। लेकिन कर्नल उसकी ये बात नहीं मानता और वहीं से दूसरी तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जब ये सभी लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो एक सोल्जर सिगरेट जलाकर जमीन पर फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ पेट्रोल था। इससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली आ जाती है। अपनी अपनी जान बचाने के लिए ये सभी लोग भागकर कंकाल के बीच में ही छुप जाते हैं। इसी बीच उस छिपकली के मुंह से एक खोपड़ी गिरती है। उसके साथ में जैक का लॉकेट देख जेम्स समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर ने जैक को मार दिया है। जब ये सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो मॉन्स्टर बिल को पकड़कर खा जाता है। इसके बाद वो मेसन का पीछा करने लगता है। उसे मारने के लिए सभी सोल्जर मिलकर उस पर मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं और उस पर आग भी बरसाने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है और उसके पास आके जहरीली गैस नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े चमगादड़ भी इन पर अटैक कर देते हैं। अब जेम्स हैंक से तलवार को लेकर इन सभी को एक एक करके मारने लगता है और जब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है तभी वहाँ पर उसकी तरफ मॉन्स्टर भी आने लगता है। लेकिन समय रहते ही मेसन वहाँ पर आ जाती है और एक लाइटर जलाकर उसके सामने फेंक देती है। इसके बाद वहाँ पर फैली पेट्रोल से एक ब्लास्ट होता है और वो मॉन्स्टर उसमें जलकर मारा जाता है और फाइनली ये सभी लोग बच जाते हैं। हैंक एक बार फिर से कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि ये मॉन्स्टर तो सिर्फ उनमें से एक था, लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ से वापस नहीं गए तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जेम्स भी कर्नल को बताता है कि जैक अब मर चुका है, लेकिन कर्नल फिर भी अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कॉन्ग को मारना चाहता था और इसीलिए वो जैक के क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहता था क्योंकि उसमें बहुत सारे बम और हथियार थे। जेम्स, हैंक और ब्रुक्स कर्नल को समझाते हैं कि इन सब में कॉन्ग का कोई भी दोस्त नहीं है। उसने उन लोगों को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उन लोगों के ब्लास्ट से इस आइलैंड के नीचे का मॉन्स्टर जाग जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। लेकिन कर्नल कहाँ मानने वाला था, वो हथियार लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद जेम्स बाकी लोगों को लेकर अपनी बोट की ओर चला जाता है। अब कर्नल हथियार को लेने के बाद कॉन्ग को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बोट की लोकेशन जाने के लिए जेम्स और मेसन एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। वो इन दोनों के बहुत नजदीक होता है। वो थोड़ा सा भी
भी एग्रेसिव नहीं लगता। इसके बाद मेसन अपने हाथों से उसको टच करती है। ये सब देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि कॉन्ग बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है और किसी को भी उससे खतरा नहीं है। लेकिन तभी कर्नल चारों तरफ ब्लास्ट करवाने लगता है। उसे रोकने के लिए कॉन्ग उस ओर जाता है। ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि कर्नल कॉन्ग को मारने वाला है। इसीलिए जेम्स, मेसन और हैंक कॉन्ग को बचाने के लिए चले जाते हैं और ब्रुक्स बोट लाने चला जाता है। जब कॉन्ग गुस्से में होकर कर्नल की ओर बढ़ने लगता है तो कर्नल वहाँ पर पड़े हुए पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे कॉन्ग उसी में जलने लगता है। अब वो और भी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो कर्नल और उसके लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण कॉन्ग वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद कर्नल वहाँ पर बम ब्लास्ट करके कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स, हैंक और मेसन आकर उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। मेसन कर्नल को समझाती है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉन्ग सिर्फ अपने इलाके की सुरक्षा कर रहा था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली पहुँच जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन कर्नल कॉन्ग को मारने के लिए अभी भी वहीं पर रुका हुआ था। तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और इससे पहले कि कर्नल कॉन्ग को मार पाता, कॉन्ग अपने हाथ के पंजों से पकड़कर कर्नल को मार डालता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन घायल हो जाने की वजह से अब कॉन्ग बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर कॉन्ग को मारकर बेहोश कर देता है। इधर सभी लोग भागते भागते आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। मेसन ब्रुक्स को बोट को यहाँ लाने के लिए इशारा करने के लिए फ्लेयर गन फायर करती है, जिससे वो मॉन्स्टर इनकी ओर बढ़ने लगता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कोल नाम का एक सोल्जर उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके सामने बम लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये छिपकली मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो बाकी सभी लोगों के ऊपर भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कॉन्ग आकर एक बड़े पत्थर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कॉन्ग की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर और कॉन्ग के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। मेसन भी अब एक पहाड़ी पर पहुंचकर फ्लेयर गन को फायर करती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर के अटैक से कॉन्ग एक पुराने जहाज की मोटी जंजीर में फंस जाता है। वो मॉन्स्टर अब कॉन्ग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रुक्स बोट लेकर आ जाता है और उस पर लगी मशीन गन से मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। सभी लोग जाकर उस बोट पर चढ़ जाते हैं। अब मॉन्स्टर बोट की ओर बढ़ने लगता है। कॉन्ग उनको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ने लगता है। मेसन भी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर फ्लेयर गन चलाती है। अब कॉन्ग जंजीर में लगे हुए एक लोहे के पंखे से इस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट्स होने लगती है। लेकिन इसी बीच मेसन पानी में गिर जाती है। कॉन्ग मॉन्स्टर को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो मेसन को अपने पंजे से पकड़कर पानी के बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कॉन्ग के उस हाथ को अपने मुंह में पकड़ लेता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर के मुंह से अपने हाथ को खींचता है, जिससे मॉन्स्टर की जीभ ही उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और ये मॉन्स्टर मारा जाता है। कॉन्ग मेसन को नीचे रखकर वहाँ से जाने लगता है। जेम्स मेसन के पास आकर उसे उठाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग मुड़कर इन दोनों को देख रहा है, लेकिन इस समय वो बहुत ही उदास था। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सभी लोग चाहते थे कि ये जगह हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पर रिफ्यूलिंग टीम पहुँच जाती है और इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके ले जाती है। इसके बाद पहाड़ों के पीछे से कॉन्ग निकलता है और उसकी तेज दहाड़ के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।